सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन का था पता नहीं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ भी आपको किसी भी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ हम जिन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वो है हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाले सॉल्यूशन, और जो कि हमारी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है 12th में, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। इसके अलावा हमें कोई भी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो सॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड कंफ्यूजन का सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन क्या होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को हम मिक्स करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैसे होते हैं, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे हमारे पास सॉल्यूशन की कैटेगरीज हो सकती हैं, बाइनरी, ट्राइनरी, टेट्रानरी, क्वाटरनरी। इस बेसिस पे अपन सॉल्यूशन को डिवाइड कर सकते हैं। बाइनरी मींस जिसमें दो कंपोनेंट होंगे, ट्राइनरी मींस जिसमें 3 कंपोनेंट होंगे, क्वाटरनरी मींस जिसमें 4 कंपोनेंट होंगे। ऐसे मल्टीपल कंपोनेंट्स के साथ हम सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। बट हमको 12th में सॉल्यूशन चैप्टर के लेवल पे सिर्फ बेसिक जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है सॉल्यूशन का, बाइनरी सॉल्यूशन, उसके बारे में स्टडी करनी है। बाइनरी में बाय स्टैंड फॉर 2 एंड नरी स्टैंड फॉर कंपोनेंट्स, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो कि 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन में जो 2 कंपोनेंट्स हैं उसमें फर्स्ट कंपोनेंट जो कि लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है इसलिए जो फाइनल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा उसकी भी स्टेट किस पे डिपेंड करेगी, जो हमारे पास सॉल्वेंट की स्टेट होगी। अगर हमारे पास सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉल्यूशन हमारे पास सॉलिड होगा, और अगर हमारे पास सॉल्वेंट गैसियस है तो सॉल्यूशन भी गैसियस होगा। तो इससे हमारा एक और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो हमेशा लिक्विड होते हैं। सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकते हैं, जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, हमारे घर में यूज होने वाले स्टील के जो यूटेंसिल्स होते हैं, तो स्टील भी क्या है, एक अलॉय है जो कि मल्टीपल मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बनती है, तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। सिमिलरली अगर जो हम घर पे देखते हैं कि वाटर और मिल्क को ऐड किया जाता है तो इससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। एटमॉस्फेयर में जो मल्टीपल गैसेस प्रेजेंट है तो अलग अलग कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट है तो उसका जो मिक्सचर है वो क्या हो जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा। फर्स्ट कंपोनेंट है सॉल्वेंट। अब सेकेंड कंपोनेंट जो कि माइनर अमाउंट में प्रेजेंट है या फिर बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट से थोड़ा कम है, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। अब डिपेंड करता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कैसे इंटरेक्शन है, उनका क्या सॉल्युबिलिटी है, इसके बेसिस पे हमारे पास फर्दर हम सॉल्यूशन को डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइप्स में। फर्स्ट होता है होमोजीनस सॉल्यूशन और सेकेंड होगा हमारे पास हेट्रोजीनस सॉल्यूशन। अब यहाँ होमो का मतलब तो सेम है, बट होमो का सेम का मतलब ये नहीं है कि दोनों कंपोनेंट सेम होंगे, या तो दोनों लिक्विड होंगे या दोनों सॉलिड होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ होमो का मतलब है सेम कॉम्पोजिशन होगा थ्रू आउट द मिक्सचर। सपोज अगर अपन ने क्या किया, एल्कोहल और वाटर को मिक्स किया या फिर अपन ने वाटर में शुगर को ऐड किया, तो एक जग में अगर अपन वाटर और शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं फिर उसको मल्टीपल ग्लासेस में अगर ट्रांसफर करते हैं तो हर ग्लासेस में वाटर और जो शुगर का रेशियो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, यो होमोजीनियस सॉल्यूशन। इनमें क्या होता है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। इसके ऑपोजिट क्या होगा हमारे पास, हेट्रोजीनस सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिक्स तो होते हैं पर कंप्लीट एक्सटेंट तक मिक्सिंग ना होने के कारण इनमें क्या होता है, अगर हमने एक कंटेनर लिया उसमें ऑयल और वाटर को मिक्स किया, फिर अगर हम मल्टीपल ग्लासेस में ट्रांसफर करते हैं तो किसी ग्लास में ऑयल का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, किसी ग्लास में वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हुई है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हेट्रोजीनस। इनमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें अपन ने देखा कि जो सॉल्वेंट की स्टेट होती है वही हमारे पास सॉल्यूशन की भी स्टेट होगी। तो इसके बेसिस पे हम कैटेगरीज कैसे बना सकते हैं, तो एक कॉलम में अगर अपन ले लें सॉल्वेंट
और दूसरे कॉलम में अगर अपन ले लें सॉल्यूट, तो इससे रिजल्ट से हमको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। सॉल्वेंट की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सपोज अगर हमारे पास सॉल्वेंट है सॉलिड, और क्या हो सकता है सॉल्वेंट, लिक्विड हो सकता है, और हमारे पास हो सकता है गैसियस। अब इसके बेसिस पे अपन देखें कि सॉल्वेंट तो फिक्स है, सॉलिड है, अब इसमें हम सॉल्यूट की क्या क्या पॉसिबिलिटी ऐड कर सकते हैं। अगर अपन सॉलिड सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, सॉलिड इन सॉलिड। अगर हम सॉलिड सॉल्वेंट में किसी लिक्विड सॉल्यूट को ऐड करें तो हमारे पास हो जाएगा लिक्विड इन सॉलिड। और अगर हम किसी सॉलिड सॉल्वेंट में गैसियस सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, गैसियस इन लिक्विड। अगर सिमिलर अपन देखें, लिक्विड हमारे पास सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट क्या हो सकते हैं हमारे पास, सॉलिड हो सकता है, सेकंड हमारे पास लिक्विड हो सकता है, और थर्ड हमारे पास गैसियस हो सकता है। सिमिलर तीन कैटेगरीज हमारे पास हो जाएंगी, गैसियस सॉल्वेंट के साथ, सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूट हमारे पास लिक्विड भी हो सकता है, और लास्टली हमारे पास सॉल्यूट की क्या पॉसिबिलिटी है कि जो हमारे पास सॉल्यूट है वो गैसियस भी हो सकता है। तो सॉलिड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, गैसियस सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड और गैसियस लिक्विड हो जाएगा, और लास्ट सॉलिड गैसियस, लिक्विड गैसियस और गैसियस गैसियस हो जाएगा। अगर इनके बेसिस पे हम सॉल्यूशन का नेचर देखें कि जो हमारे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसकी स्टेट क्या होगी, तो इन सारे ही केस में सॉल्वेंट हमारे पास सॉलिड है, इसलिए सॉल्यूशन भी क्या होगा हमारे पास, सॉलिड हो जाएगा। इन तीनों ही केसेस में हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, इसलिए सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा हमारे पास, लिक्विड हो जाएगा। और लास्टली जो हमारे पास कैटेगरी है उसमें सॉल्वेंट गैसियस है, इसलिए रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन है उसकी भी स्टेट क्या हो जाएगी, गैसियस स्टेट में वो प्रेजेंट होगा। बट हमको इस लेवल पे, इस चैप्टर में सिर्फ कौन से सॉल्यूशन की बात करनी है, तो वो सॉल्यूशन जिनमें सॉल्वेंट क्या होगा हमारे पास, लिक्विड होगा, सॉल्यूट सॉलिड इन लिक्विड हो सकता है, लिक्विड इन लिक्विड हो सकता है, और गैसियस इन लिक्विड हो सकता है। अब इस चैप्टर के हम आगे पढ़ने से पहले कि कौन कौन से हमने ये लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ने हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, किन लॉस के बेसिस पे उनको एक्सप्लेन करेंगे, उसके पहले थोड़ा 11th का कुछ टर्म्स हैं, क्वांटिटीज हैं जो कि हमें यूजफुल रहेंगी सॉल्यूशन के कैलकुलेशन में कि उनके कॉम्पोजिशन क्या है, तो हम उनका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है मोल्स। मोल्स के लिए हमको पढ़ना है मोल कंसेप्ट। सबसे पहला डाउट रहता है कि ये मोल्स होते क्या है, तो मोल्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक डजन फिक्स है कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 आइटम्स। अब 12 जो है वो नंबर फिक्स है, पर जो आइटम्स है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। अगर हम 1 डजन बनाना की बात करते हैं तो उसमें 12 बनानास आएंगे, अगर हम 1 डजन एप्पल की बात करेंगे तो उसमें 12 एप्पल आएंगे। तो 12 तो सेम है, बट बनाना और एप्पल ये वेरी करता है। सिमिलरली जब हम मोल्स की बात करते हैं तो किसी भी सब्सटेंस का जब हम एक मोल लेते हैं तो उसमें फिक्स है कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, बट पार्टिकल्स जो है वो वेरी कर सकते हैं। पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और जो भी पॉसिबिलिटीज है वो हो सकती हैं पार्टिकल्स की, बट ये नंबर बिल्कुल भी वेरी नहीं करता है। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं और हमको किसी सब्सटेंस के मोल्स निकालना हो तो उसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। मोल्स का मतलब होता है मोल्स इज द रेशियो ऑफ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम टू द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर मोल। अब यहां से ग्राम और ग्राम कैंसिल होगा, रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, मोल्स में आ जाएगी। इससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो मोल्स का यूज करके हम मल्टीपल फॉर्मूलाज का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मास परसेंटेज। परसेंटेज का अपने आप में क्या मतलब होता है कि 100 में से कितना हमारे लिए मिला है। तो मास परसेंटेज में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन है तो इसमें 2 कंपोनेंट होंगे। लेट ए और बी हमारे पास 2 कंपोनेंट है। तो अगर हमको किसी बाइनरी सॉल्यूशन में मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है ए वाले कंपोनेंट का, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम न्यूमरेटर में रखेंगे मास ऑफ ए और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, टोटल मास, मतलब कि मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ
B, और फिर इस होल को किससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास मास परसेंटेज ऑफ A। सिमिलरली अगर हम वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं तो वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए अगर हम किसी सपोज कंपोनेंट बी की बात करते हैं तो अगर हमको वॉल्यूम परसेंटेज बी कंपोनेंट का कैलकुलेट करना है तो न्यूमरेटर में वॉल्यूम रखेंगे हम बी कंपोनेंट की, डिनोमिनेटर में टोटल वॉल्यूम मतलब कि वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी हो जाएगा और होल मल्टीप्लाई बाय 100% हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन में मीन्स होता है 10⁶। तो अगर हमें दो कंपोनेंट्स में से अगर एक ही कंपोनेंट्स के पार्ट्स पर मिलियन निकालना है तो हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए प्लस बी मतलब कि टोटल पार्ट्स होल मल्टीप्लाई बाय 10⁶। अब हम आगे बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है टोटल में से जो एक हम पोर्शन की बात करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन, मतलब यूनिटी। अगर हम पूरे की बात करें तो होल कंप्लीट फ्रैक्शन क्या होता है 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है बाइनरी सॉल्यूशन में सपोज ए कंपोनेंट का, तो मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करेंगे x, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास सबस्क्रिप्ट में a रहेगा, तो x a हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट a। फिर हमको निकालना क्या है इसमें, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि दोनों जो कंपोनेंट है ए और बी उनके इंडिविजुअल मोल्स कितने हैं, तो उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास के। तो अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है ए कंपोनेंट का तो न्यूमरेटर में हम रखेंगे मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए होल डिवाइड बाय टोटल मोल्स मतलब कि मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। तो मोल्स को हम किससे डिनोट करते हैं स्मॉल एन, तो स्मॉल एन और सबस्क्रिप्ट में ए जो कि कंपोनेंट ए को शो कर रहा है, तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोलरिटी। मोलरिटी को हम और क्या बोल सकते हैं, तो मोलरिटी को हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन। तो अगर मोलरिटी हमको कैलकुलेट करनी है तो मोलरिटी इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो गिवन रहेगा उसको हम लीटर में पुट कर देंगे, तो हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर हम इससे यूनिट निकाले तो मोलरिटी की यूनिट होती है मोलर जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूले से अगर डिराइव करेंगे तो मोल्स पर लीटर हो जाएगा। ऐसी इससे रिलेटेड एक और टर्म है मोलैलिटी जिसको हम स्मॉल m से शो करते हैं। अब मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब क्या है यहाँ पे मोलैलिटी में हम क्या रखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलैलिटी में भी क्या रखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मींस दोनों में न्यूमरेटर जो है वो तो सेम है पर डिनोमिनेटर में क्या डिफरेंस है, तो मोलैलिटी में हमको रखना है वॉल्यूम और हमको मोलैलिटी में रखना है मास, लेकिन मोलैलिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखना है लीटर्स में और मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट रखना है केजी में। अगर हम मोलैलिटी की यूनिट की बात करें तो मोलैलिटी की यूनिट हो जाएगी मोलर और हम बोल सकते हैं मोल्स पर केजी। तो इन फॉर्मूलेस का हम यूज करके आगे जो हमारे सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्यूशंस की स्टडी करेंगे तो फर्दर जो फॉर्मूलाज हैं उनको हम इन फॉर्मूलाज पे पुट करके इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये तो हमें फॉर्मूलेस याद होने चाहिए। सेकेंड चीज पता होना चाहिए कि मास परसेंटेज अगर किसी सॉल्यूशन में दिया है सपोज 20% NaOH, तो इसका क्या मतलब है, तो 20% NaOH का मतलब होता है कि 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन, अब पूरे सॉल्यूशन को हमको मान लेना है कि वो 100 ग्राम है तो बोल देंगे 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है और 20 ग्राम NaOH है तो रिमेनिंग हमारे पास सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो 100 में से अगर हम 20 को डिडक्ट करेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 80, जो कि क्या हो जाएगी हमारे पास सॉल्वेंट की मास हो जाएगा कि सॉल्वेंट हमारे पास कितना प्रेजेंट है। तो 20% NaOH क्या इंडिकेट कर रहा है, 20 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन और 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं मोलैरिटी की। अगर इधर लिख लेते हैं अपन कि हमारे पास 2 मोलर सॉल्यूशन है तो 2 मोलर सॉल्यूशन क्या इंडिकेट कर रहा है,
2 मोलर सोल्यूशन बता रहा है कि 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, मतलब कि 2 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, मोलैरिटी निकालना है। अगर मोलैरिटी निकालना है तो मोलैरिटी की वैल्यू अगर हमारे लिए यहाँ पुट करना है 2, और हमने बोला है कि यूनिट लीटर सोल्यूशन की बात हो रही है, मतलब कि 1, तो हम न्यूमरेटर में क्या वैल्यू पुट करें कि इक्विवेलेंट किसके आए, 2 के। तो यहाँ पे हमको क्या पुट करना पड़ेगा, 2। तो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब 2 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट है हमारे पास 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। सिमिलरली अगर अपन बात करते हैं मोलैरिटी की, तो अगर यहाँ पे लिख दिया 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, तो 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन का मतलब होगा कि 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है किसमें, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इस टाइम पे हम सॉल्वेंट कितना कंसीडर कर लेंगे, 1 kg की। 1 kg में हमारे पास इतना सॉल्वेंट प्रेजेंट है। अब इसकी बात करें कि ये जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं, इनमें से कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन कौन सी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मास होता है वो टेम्परेचर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है सिर्फ वॉल्यूम। तो अगर हम देखें इन क्वांटिटीज में, जिन जिन क्वांटिटीज में वॉल्यूम इंक्लूड है वो सारी टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी, बाकी रिमेनिंग जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो क्या रहेंगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो मास परसेंटेज की बात करें तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगा, वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम इंक्लूड है इसलिए ये क्या रहेगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। पीपीएम भी क्या रहेगा यहाँ पे कि हमारे पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन, ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलैरिटी में वॉल्यूम इंक्लूडेड है इसलिए मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। और लास्टली अगर मोलैरिटी की बात करें तो इसमें भी कहीं वॉल्यूम इंक्लूड नहीं है, इसलिए जो मोलैरिटी होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाएगी। अब इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम 3-4 कुछ बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर कि तुम्हें दिया हुआ है 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन है, 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन में NaOH का कितना मास प्रेजेंट होगा। मतलब कि क्या बोला है कि अगर हमारे पास 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन है, इसमें तुमको गिवन मास निकालना है, गिवन मास ऑफ NaOH, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अपन ने अभी डिराइव किया, 2 मोलर का मतलब होता है 2 मोल्स ऑफ NaOH in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स पता चल गए, तो मोल्स क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास जो कि W से रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन मोलर मास, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MW से। तो मोल्स हमारे पास कितने हैं, 2 है, तो N की जगह हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। हमको गिवन मास निकालना है तो उसको एज इट इज रख देते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे मोलर मास ऑफ NaOH। तो NaOH का अगर मोलर मास हम निकालेंगे तो Na का कितना मास हो जाएगा, 23। ऑक्सीजन का कितना मास हो जाएगा, 16। हाइड्रोजन का कितना मास हो जाएगा, 1। तो अगर हम टोटल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 20। किसमें आएगा मोलर मास, ग्राम पर मोल में। तो यहाँ पे 2 है हमारे पास मोल्स, मोलर मास हो गया हमारे पास 40। तो अगर हम गिवन मास की बात करें तो क्या हो जाएगा, 40 इंटू 2, तो W हो जाएगा हमारे पास 80 ग्राम। मतलब कि अगर हम लेंगे 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन तो उसमें हमें कितना मास लेना पड़ेगा, NaOH का गिवन मास कितना होना चाहिए हमारे पास, 80 ग्राम होना चाहिए, तभी हमारे पास 2 मोल्स आ जाएंगे। सिमिलरली अगर आपको बोले कि आपके पास 0.2 मोलर NaCl सॉल्यूशन है तो इसमें क्या मास होगा, NaCl का गिवन मास कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। जल्दी से 1 मिनट का टाइम है, आप लोग कैलकुलेट करके बताइए क्या क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो 0.2 मोलर NaCl सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, 0.2 मोलर इंडिकेट कर रहा है कि 0.2 मोल्स हमारे पास प्रेजेंट है NaCl के, तो मोल्स की जगह 0.2 रख देंगे। गिवन मास हमको निकालना है और NaCl का मोलर मास अपन कैलकुलेट करके उसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा गिवन मास ऑफ NaCl।
सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन। तो इससे हम सबसे पहले क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन बता रहा है कि 0.25 मोल्स ऑफ क्या है हमारे यहाँ पे पास सोल्यूट यूरिया, कि 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया जो है वो प्रेजेंट है हमारे पास इन 1000 ग्राम ऑफ, जो हमारे पास सॉल्यूशन है कौन सा, वाटर का, मतलब कि वाटर में प्रेजेंट है। ये हमने यहां से आइडेंटिफाई कर लिया। अगर हम गिवन मास की बात करें तो ये जो गिवन मास है हमारे पास किसका दिया है, एक्वस सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा हमारे पास, तो सॉल्यूशन का मास हो जाएगा 2.5 kg। तो इनने बोला है कि हमें 2.5 kg जो सॉल्यूशन है उसमें यूरिया कितना प्रेजेंट होगा वो आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले यहां से हम निकालेंगे, मोल्स है हमारे पास गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यूरिया का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो कितना होता है, 60 हो जाएगा। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, गिवन मास ऑफ यूरिया। तो हम वैल्यू रखते हैं 0.25 इज इक्वल टू W अपॉन 60। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो W किसके बराबर आ जाएगा, 15 ग्राम। तो हमारे पास क्या हो गया, 15 ग्राम यूरिया है। अगर हमारे पास सॉल्वेंट है 1000 ग्राम, क्योंकि अपन ने सबसे पहले क्या देखा था, 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर सॉल्यूट देख रहे हैं तो सॉल्यूट हमने कितना निकाल लिया, 15 ग्राम है। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन का मास हमारे पास कितना हो जाएगा, 1015 ग्राम हो जाएगा। तो हम क्या निकाल सकते हैं, अब हमको निकालना एक्चुअल में क्या है कि 2.5 kg सॉल्यूशन में कितना ग्राम यूरिया का प्रेजेंट होगा। तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 1015 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम यूरिया है तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितनी हो जाएगी, 15 डिवाइड बाय 1015। और अगर हम कैलकुलेट करना है हमारे लिए 2.5 kg, तो kg को अगर हम ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, जो कि बराबर आ जाएगा 2500 ग्राम के। तो 2500 ग्राम में हमारे पास कितना यूरिया प्रेजेंट होगा, तो 15 अपॉन 1015 इंटू 2500। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास इतना अमाउंट होगा प्रेजेंट यूरिया का इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन डाइल्यूटेड टू 500 ml। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो H2SO4 सॉल्यूशन था, इनिशियल उसकी वो वॉल्यूम थी 30 ml और उसकी मोलरिटी क्या थी, 0.5 मोलर। अब उस सॉल्यूशन में हमने सॉल्वेंट को और ऐड करके वॉल्यूम को कितना कर दिया है, 30 ml से अब वॉल्यूम हो गई है 500 ml। तो रिजल्टेंट जो नया सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि अगर हम दो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सपोज ये हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन है और ये सेकंड सॉल्यूशन है। फर्स्ट सॉल्यूशन में वॉल्यूम थी हमारे पास 30 ml, सेकंड सॉल्यूशन में हमारे पास वॉल्यूम हो गई 30 ml। इसके करस्पॉन्डिंग हमारे लिए मोलरिटी क्या दी है, तो इनने दिया है कि अगर फर्स्ट सॉल्यूशन है तो इसके लिए मोलरिटी है 0.5 मोलर। सेकेंड सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम है 30 ml, सेकेंड सॉल्यूशन के लिए जो वॉल्यूम है हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, 500 ml। अब ये डाउट है कि जो मोल्स हैं वो तो किसी के भी दिए नहीं है, फिर उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जब किसी सॉल्यूशन में हम वॉल्यूम को ऐड कर रहे हैं तो मास पे कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि मास तो सेम रहेगा, मास सेम रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम रहेंगे। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स N1 है तो इनको हम N कंसीडर कर लेते हैं। वॉल्यूम बढ़ाने के बाद भी नंबर ऑफ मोल सेम है तो N2 को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, N ही रहेगा। तो यहाँ से M1 किसके बराबर आ जाएगा, N1 अपॉन V। यहाँ पे M2 किसके बराबर आ जाएगा, N2 अपॉन V। तो यहाँ पे V1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास,
अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा m1v1, यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी m2v2। तो इससे हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि m1v1 इज इक्वल टू हो जाएगा m2v2। अब फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी कितनी है हमारे पास 0.5 और इसके लिए वॉल्यूम है हमारे पास 30। सिमिलरली सेकेंड सॉल्यूशन के लिए m2 हमको कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगी 500। तो अगर हम यहाँ से m2 निकालेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा 0.5 इंटू 30 होल डिवाइड बाय 500। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास m2 कितना आ जाएगा 0.03 मोलर। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी 0.03 मोलर। तो ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है।